बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 24 फरवरी है, पीर का दिन है। बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश तहकीकात के हवाले से। बहुत सारी नई चीज़ें इस मामले में सामने आ रही हैं। पहली बार मैं आपके सामने एक वीडियो रखूँगा जो मुल्ज़िम अरमगान है। वैसे आप शिराज़ का इंटरव्यू देख चुके हैं। ताहा उबैदी साहब हमारे दोस्त सहाफ़ी, वो जो है वहाँ पे गए और उन्होंने उनका इंटरव्यू किया मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। आपने देखा कि शिराज़ ने इस कत्ल के हवाले से क्या कुछ कहा। इसी तरह का एक ऑफ द रिकॉर्ड इंटरव्यू जो है वो मुल्ज़िम अरमगान का भी हुआ। उसने इस कत्ल के हवाले से जो शर्मनाक और जो अजीब व गरीब किस्म की बातें की हैं। वैसे तो पुलिस का बता रही है कि जी वो अक्सर व बेशतर अपने बयान बदलता रहता है, लेकिन और उसने इस कत्ल की जो रीज़न बताई है, जो वजह बताई है, वो बहुत ही गंदी, बेहुदा, शर्मनाक है। इसलिए मैंने लिख भी दिया है थंबनेल के ऊपर। बच्चे जो है वो अगर हैं तो बेशक ये वीडियो ना देखें। बहरहाल जी, मैंने कल वीडियो नहीं की थी इस केस के हवाले से। तो जो मुस्तफ़ा आमिर हैं उनकी नमाज जनाजा जो है वो डिफेंस में अदा कर दी गई और मकामी कब्रिस्तान में तदफीन भी कर दी गई। और इसके DNA की तस्दीक हो गई थी, मैंने आपको बता दिया था। और ये डिफेंस फ़ेज़ 6 की मस्जिद में जो है नमाज जनाजा अदा की गई। अहल खाना समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक थी, जिसके बाद उन्हें DHA फ़ेज़ 8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ये जो है एक डेवलपमेंट आई थी इस केस को लेकर। बहरहाल अब मैं चाहता हूँ, हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं शाहिद हुसैन, कराची में होते हैं, उन्होंने ताहा उबैदी का इंटरव्यू किया है। मैं उसका क्लिप आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत आप ये सुने। ताहा ये बताते हैं कि मेरी जब उनसे मुलाकात हुई अरमगान से और शिराज़ से, तो शिराज़ का इंटरव्यू तो उसने ऑन एयर कर दिया, लेकिन अरमगान से जो मुलाकात हुई, इन दोनों से उसकी तो 6, 7, 8 घंटे मुलाकात हुई है। उसमें उसने अरमगान से पूछा है क्यों मारा, वजह क्या बनी, कैसे कत्ल किया और फिर ले जाके लाश कैसे जलाई। ये सारी सूरत शायद भाई के जो है वो चैनल के ऊपर तो बड़ी तफसीली वीडियो मौजूद है, लेकिन जो मेन चीज़ है उस इंटरव्यू में वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप ये वीडियो देखें, ये इंटरव्यू है, इसमें हैरानकुन, खौफनाक और बड़ी ही अजीब व गरीब किस्म के इंकशाफात हैं जो आपको भी हिला देंगे कि हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है। देखिएगा शाहिद भाई ने जो इंटरव्यू किया है उसमें क्या बता रहे हैं अरमगान कि जी उसने क्यों ये सब कुछ किया। ये बात उसने आपके सामने भी मानी है जी। शाहिद भाई वो कहता है कि मेरा मारने में मैं इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जब मुस्तफ़ा मंशियात लेके इनके घर पे पहुंचा है तो वहां पर पहले मंशियात का इस्तेमाल हुआ है। कोई घंटा 1.5 घंटे इन्होंने मंशियात का इस्तेमाल किया है और उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं और अचानक जो है अरमगान उठा है और उसने तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू किया है उसको, मुस्तफ़ा को। और शिराज वहां पर मौजूद था। जब वो ये कहता है कि जब मैंने तशद्दुद का निशाना बनाया तो मैं तो चीज़ों को नॉर्मल ले रहा था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जज्बाती सा एक लड़का है, बहुत तेज में आने वाला लड़का है। तो जज्बात में और तेज में आके ये एक कदम उठाया गया है। और इसका बैकग्राउंड है, शायद मेरे ख्याल में आपको भी पता होगा, आप बड़े इंटरेस्टेड हो, आप कोर्ट के मामला को बड़े करीब से देखते हो और आपको भी आइडिया होगा कि किन मामला क्या स्टार्ट हुआ था और क्या ख़त्म हुआ था। तो मसला तो एक छोटा सा मसला था, लेकिन 5 तारीख को मुस्तफ़ा के अगवा होने से एक दिन पहले एक लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया था। मेरी उस लड़की से भी मुलाकात हुई है, बात हुई है और वो भी जो कहानी सुनाती है वो भी कहानी कुछ ठीक नहीं सुनाती। वो भी फिलहाल लड़की चलने के काबिल नहीं है, लेकिन ये उसको तशद्दुद का निशाना बनाया था मान ने। उसको भी अरमगान ने तशद्दुद का निशाना बनाया था, इतना मारा कि अब चलने के काबिल अभी तक नहीं है वो। जी बिल्कुल। 5 तारीख को पहले लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया था और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था। शिराज को बैकअप पे लगाया था, लड़की को ऑनलाइन ड्राइव के जरिए नेशनल मेडिकल अस्पताल भेजा था वहां पर कि अपना इलाज करा लो। और शातिर आदमी इतना है कि लड़की को कहता है कि तुम ये कहना कि उबर और हमसे डकैती की कोशिश कर रही थी, उबर वाला भाग गया और मुझे लड़कों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, डकैतों ने, और मैं उनके तशद्दुद के बाद यहाँ अस्पताल में इलाज कराने आई हूँ। तो वो मारता भी था, लाइन भी देता था, बताता भी था। और ये जो कहानी इतनी सादा मुस्तफ़ा आमिर की लगती है, इतनी सादा कहानी नहीं है। मैंने पूरी कहानी सुनी और दोनों को बिठा के सुनी है, किस तरह मारा, किस तरह वापस आए। एक पंक्चर वाली की मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि इस लड़के के मतलब मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के बाद ये जब लड़के वापस आ रहे थे, तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे पैदल चले। इनको एक पंक्चर की दुकान पे एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई मिली है। मोटरसाइकिल की मालियत होगी 70,000 80,000। तो अरमगान ने इतना पैदल चल गए थे, ये इतना थक के चूर हो गए थे कि इन्होंने मोटरसाइकिल की डबल पेमेंट का उसको कहा कि हमसे ना डबल पैसे ले लो, ये मोटरसाइकिल हमें दे दो। तो उस पंक्चर वाले ने मोटरसाइकिल नहीं दी।
तो फिर इनको सुजुकी मिल गई, फिर सुजुकी वाले को कितने पैसे दिए, फिर बीच में एक चेक पोस्ट आई, उन्होंने चेकिंग ली तो क्या हुआ। मतलब ये वो कहानियां हैं जो कुछ ठीक सूरत हाल नहीं बताती हैं। और ये खास तौर पे मैं आपको बताऊं, ये हम तो जिस तरफ से देख रहे हैं उस तरफ से डिफेंस, क्लिफ्टन और कराची के जो पोश इलाके हैं, ये डांस पार्टियां, इनका इख्तिताम कुछ अच्छा नहीं होगा। और जब ये इख्तिताम अच्छा नहीं होगा तो अभी तो कुछ मिनिस्टर्स चीखते हुए नजर आ रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ ये रोते हुए भी नजर आएंगे। क्योंकि आपको याद होगा एक एमपीए थे पंजाब के, उनकी साहबजादी ने घर से उसकी लाश मिली थी, और वो लाश भी ड्रग के इस्तेमाल की थी। तो ये नशा समझने के आधे से ज्यादा घरों तक आ गया है। ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि जो पोश इलाके में रहने वाले मिनिस्टर्स हैं, एमपीएमएनए से उनकी औलादों तक भी मंशियात पहुंच चुकी है। अच्छा सर, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि लोग ये जानना ये चाहते हैं कि मुद्दा बुनियादी तौर पर शुरू ये हुआ था कि छिले हुए केले की तस्वीर भेजी थी मुस्तफा आमिर ने। क्या ये तनाजा मार तक या मरने तक या जलाकर जो उसका गम गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, ये वही केले के छिलके वाली तस्वीर थी या कुछ और वजह थी? ये शायद भाई एक पार्टी थी, उसमें अरमगान एक लड़की से मुलाकात करता है, और वो लड़की जो है समझे ब्लू जॉब करने के बाद उसके काटती है डिक पर, और उसके बाद जो है दूसरे दिन जो है मुस्तफ़ा एक छिले हुए केले की तस्वीर उसको भेजता है। तो जो अरमगान बताता है वो ये बताता है कि ये लोग मेरी नस्ल तबाह करना चाहते थे। मतलब बंदे को अपने पैसे पे, अपने होने ना होने पे इतना गुरूर है, ये सब पैसों का नशा है और वीड का इस्तेमाल है। तो वो ये कहता है कि ये मेरी नस्ल खत्म करना चाहते थे, जिसके लिए मैंने ये कदम उठाया। और 5 तारीख को एक लड़की है, उसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, जो चैनल्स चला रहे हैं वो नाम नहीं है। वो लड़की दूसरी लड़की है, उसको 5 तारीख को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर उसको भेजने के बाद 6 तारीख को मुस्तफ़ा आमिर को बुलाया और घर पे उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। 100 गार्ड इसने रखे हुए थे, उनको फारिग किया है। कॉल सेंटर चलाता था, करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन करता था। और और ये सवाल आता है, पुलिस ने इंटरोगेशन की, आपने भी चूंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आपने भी सारी अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन की, आपकी बहुत सारी स्टोरीज मैंने देखी हैं इस मामले में भी। क्या ये मंशियात का डीलर था, स्मगलर था, या इसके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई और थी? क्या ये खानदानी तौर पर राइस की औलाद था, या एक खुद अपने जो भी तिगड़म थे लड़ाते लड़ाते यहाँ तक मालदार बना और उसके बाद फिर इंसान या लोग इसकी नजर में कुछ नहीं थे? शायद भाई यार मकान जो है ये मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है, और जो शिराज है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। ये अरमगान और शिराज ये दोनों दोस्त थे, दोनों क्लास फेलो थे। फिर शिराज फेल हो गया था और उसके बाद उसने पूरी कहानी सुनाई बचपन से जवानी तक की। तो अभी कुछ अर्से पहले अरमगान उसके घर के नीचे चले गया, बोला आ जा यार, हम पुराने दोस्त हैं, हम बैठते हैं, चाय पीते हैं। जब उसके बाद उसकी बात हुई तो वो भी इसकी लाइफ स्टाइल से और लग्जरी लाइफ से मुतासिर था। तो मैंने दोनों से अलग अलग बात की। अरमगान बताता है कि वो पैदाइशी रईस था, और मैं वालिद को भी देखता हूँ और उनकी भी बातें सुनता हूँ। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश होगी कि वालिद एक दफ़ा अपने बेटे से मिलें, और अकेले में बैठ के जब बात करेंगे ना तो बेटा बताएगा कि वालिदैन ने बेटे के साथ क्या किया है। बाकी शिराज की मैंने कहानी सुनी है। शिराज बताता है कि वो लग्जरी लाइफ देख के, लाइफ स्टाइल देख के बड़ा मुतासिर हुआ था। वो ये कहता है कि ये मिडिल क्लास लोग थे, और फिर ये मंशियात के मुकदमात में बंद हुआ, मंशियात की सप्लाई में पकड़ा गया। तो वो मंशियात के उसको नहीं पता शिराज को ना कि ये पकड़ा गया या छूट गया, क्योंकि उन दिनों वो राब्ते में नहीं था। जब ये इससे जुड़ा है तो जब इसने कॉल सेंटर, हम उसको अपने टर्म्स में कहते हैं डब्बे का काम, वो डब्बे का काम ये होता है, इसमें डॉलर्स की ट्रांजैक्शन होती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, फ्रॉड करते हैं लोगों से, और उसमें ट्रांजैक्शंस करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। और कराची में मैं आपको बताऊं कि 19 साल से 18 साल के लड़के लड़कियां, 30 साल तक के लड़के लड़कियां इस काम में बहुत हैं। और फिर जब ये डब्बे का काम शुरू हुआ तो फिर वो डब्बे ने करोड़ों से अरबों रुपए बना दिए, और फिर ये अय्याशी करता चला गया। और ये वालिदैन अब तो इसके पीछे आते हुए नजर आते हैं मुश्किल में। ये वालिदैन अब इससे मिलना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको जब बात करनी चाहिए थी, जब इसका स्टार्ट था, जब समझाना और लेके बैठना औलाद को, तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाती हैं। लेकिन मैं अब ये नहीं समझता, चीज़ें बहुत आगे चली गई हैं, और उसका मिजाज, उसके तेवर, उसका लाइफ स्टाइल बिल्कुल तब्दील है। और फिर शिराज कहानी सुनाता है, फिर अरमगान वालिद की भी कहानी सुनाता है, मैं सुनता हूँ, और मैं अब उनका बयान सुनता हूँ तो मुझे भी हंसी आती है। क्योंकि बंदा फंसा हुआ होता है ना, तो सारी चीज़ें सच बताना शुरू करता है। वो बताता है कि मेरे साथ ये हुआ था, बचपन में ये हुआ था, जवानी में ये हुआ, और ये हादसा हो गया, फिर ये हो गया, फिर कत्ल हो गया, फिर अगवा हो गया। तो वो कहानियां जो है बहुत कहानियां हैं, और वो फैमिलीज की भी कहानियां हैं। और फिर फैमिलीज के अलावा भी वो, मैं ये समझता हूँ कि सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन और शोबिज इंडस्ट्री इससे मुतासिर होगी, क्योंकि इन नौजवानों ने बड़ी तबाही मचाई है। ये इतना आसान काम नहीं है, और ये इतना आसान काम ना समझें। अभी सीआईए पुलिस क्रैकडाउन कर रही है, कार्रवाइयाँ कर रही है, बिल्कुल सही सिमत में काम कर रही है मेरे हिसाब से। और गुफ्तगू आपने सुन ली, बेतहाशा पैसा, लड़कियां, ड्रग्स, पार्टीज़, पता नहीं क्या कुछ कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में चल रहा है। इसके हवाले से मज़ीद खौफनाक इंकशाफात सामने आने वाले हैं। अगली वीडियो में मैं आपके सामने कुछ और चीज़ें रखने जा रहा हूँ,
और वो आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मामलात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इजाज़त दें इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।